जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई हैं जिसमें हमने यूज ऑफ सेट थ्योरी वगैरह तक की चीजें पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और साथ में हम टीपीटी और बेस थ्योरम भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट से। वैसे आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने जो चीजें पढ़ ली है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सवाल देखेंगे तो मेजरली क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं सब पे बेस्ड होते हैं। टीपीटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इक्का दुक्का आपको सवाल दिखेंगे। टीपीटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम वगैरह के इक्का दुक्का सवाल दिखते हैं, और हमेशा नहीं है कि हर बारी सवाल आएंगे ही आएंगे, बट जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के यूज वाले सवाल है वो हर बारी आते हैं। जो वो अरेंजमेंट वाले सवाल हैं प्रोबेबिलिटी के, वो लगभग हर बारी आ जाते हैं। वो जो हमने ग्रेटर देन लेस देन वाले चीज पढ़ा था, है ना, वो भी आ जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे। क्लास 10th एनसीईआरटी डन, वेरी गुड। अब 11th 12th वाला भी लगा लो जल्दी जल्दी से। धन्यवाद भैया। गया गया गया, देखो रईसी करिया कॉफी आ रहा, इसको ढक के पकाया, क्या बात। इसको टेप ले क्या हमारे घर में ढकने? ओ सॉरी मालिक, सॉरी, नहीं टेपेंगे, भुला गए थे, कैमरा रखा हुआ हमारे माथे पे, नहीं टेप रहे हैं भाई। चलो 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 चलो, एक बार रिचुअल पूरा करते जयकारा लगाते हैं क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। तो आज की क्लास में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, साथ में हम पढ़ेंगे टीपीटी। टीपीटी बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और उसके साथ हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे, और सवाल तो ऑब्वियसली साथ में करेंगे ना, इन सबको सीखने के लिए सवाल तो करेंगे ही करेंगे। तो आ जाइए फटाफट से, आ जाइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, ये आपको होमवर्क दिया था कि पी बी इज इक्वल टू 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी वगैरह, सी कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह, ये दे रखा था, है ना, ये दे रखा था आपको। चलिए जरा मार्क करिए, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, चैट बंद करता हूं। 30 सेकंड का टाइम, चैट बंद, आंसर मार्क कीजिए। देखिए कितनों ने सॉल्व किया, देखिए कितनों ने सॉल्व किया, जल्दी करेंगे। हाँ जी भाई, 3 सेट की बात करी जा रही है ना, तो हम वो वाला वेन डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक गोला, ए भाई क्या हो गया, अरे मूव कर जाओ यार। ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। ठीक है, ठीक है, पी पी क्यू आर ए बी सी एस टी। यूनिवर्सल हो तो सबको पता है, इन सबका सम कितना होगा? 1 के बराबर होगा। अब बोला गया पी बी इज इक्वल टू 3/4। पी बी का मतलब क्या हो गया? अगर इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, और इसको हम सी बोल रहे हैं, तो पी बी का मतलब क्या हो गया? ए प्लस क्यू प्लस एस प्लस सी, ए प्लस क्यू प्लस एस प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी है? 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर एज पर क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे तोड़ के पढ़े तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? जो ए और बी में कॉमन है परंतु सी में नहीं है। ए और बी में कॉमन होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए। बताइए जरा ऐसा कौन सा है जो ए और बी में है परंतु सी में नहीं है? केवल ए ही ऐसा है। तो आपने बोला क्या कि ए की जो वैल्यू है वो 1/3 के बराबर। अब एग्जामिनर ने आपसे बोला है, अच्छा और आगे भी है, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और बी का मतलब क्या हो गया? जो ए में नहीं है, जो सी में नहीं है परंतु बी में है। ए में नहीं है, सी में नहीं है, बी में है। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ध्यान दीजिए जरा एक बारी, अरे कॉफी कहां रख दिया हम,
इधर रखें। देखिए थोड़ा और ब्रेक करके आपको बताता हूं, सीधा इसको a इक्वल टू 1/3 मत लीजिए, अगर क्योंकि आपने सेट थ्री नहीं पढ़ा तो एक स्टेप और ब्रेक करते हैं इसको, एक स्टेप और ब्रेक करते हैं। पहले इतने पे ध्यान दीजिए, a इंटरसेक्शन b, इतने पे पहले ध्यान दीजिए। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या, जो a और b दोनों में कॉमन हो। तो a और b दोनों में कॉमन का मतलब क्या हो गया, a प्लस s, ठीक है। अब बोला जा रहा है c कॉम्प्लीमेंट, जो c में नहीं है, c में नहीं है, तो c कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, c कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा b s c r को छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या आपके पास, p बचेगा, a बचेगा, q बचेगा और ये बाहर का t बचेगा। अब बोला गया है कि इसमें और इसमें कॉमन, इसमें और इसमें केवल a ही कॉमन दिखा था ना, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि a इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये तरीका हुआ, आपने सेट थ्री पढ़ा नहीं इसलिए मैंने एक ही स्टेप और इसको एक्स्ट्रा ब्रेक किया आपकी सुविधा के लिए। अब बोला गया क्या, a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट मतलब ये a को छोड़ दीजिए, q c r t ये बचेगा, इंटरसेक्शन b, कौन है बे, अरे कौन है बे, हम बोल दिए, हमारी बड़ी बहन का फोन आ रहा है, रुको एक मिनट जरा सा। बढ़िया हुआ हमारे क्लास का एक्सेस नहीं है हमारी बहनों के पास में, इतने तो कुटा जाते हैं, भले अनजाने में बोले कौन है बे, ये थोड़ी वो लोग सोचते कि कौन है बे, अनजाने में बोला है, वो तो सोचते कि तुम बोले कैसे दिए कौन है बे, मास्टर का बन गया तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो गया है। चलो कोई बात नहीं, सवाल बात है, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, जो ए में नहीं है, सी में नहीं है, केवल बी में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, बी में है। ऐसा क्या है, ऐसा केवल Q ही तो है आपके पास, ऐसा केवल Q ही तो है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 1/3 के बराबर होगी। अब एग्जामिनर ने आपने क्या बोला था, P B इंटरसेक्शन C, जो B और C दोनों में है, B और C दोनों में है, B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हो गया कि S प्लस C की वैल्यू क्या होगी जरा बताइए। ठीक है भाई, यहां पे क्या है, A प्लस Q प्लस S प्लस C, यहीं से अगर हम बोले तो S प्लस C की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी क्या, 3/4 माइनस A और माइनस Q, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 माइनस A प्लस Q। A आपके पास 1/3 है, ये भी आपके पास 1/3 है, तो A प्लस Q कितना हो जाता, 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 2/3, ये हो गया 12, 4 से 3 बार में 3 3 9, 3 से 4 बार में माइनस का 8, 1/12, दिस विल बी दी आंसर। थोड़ा सा आपको सेट थ्योरी का आइडिया होता है ना बाबू, तो आपको पता चलता है कि कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, कि आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं और आपकी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला भी नहीं लगा रहे हैं और आपका आंसर आ जाता है, इसलिए सेट थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना पहले जरूरी हो जाता है। कल शायद मिल जाए आपको वीडियोस, कल नहीं तो परसों तक तो मिल ही जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि इस वीक में मिल जाएगा, तो ये वीक परसों जाकर खत्म हो रहा ना, तो परसों तक तो मिल ही जाएगा, सीक्वेंस सीरीज वगैरह वगैरह सबका जो भी है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भी होमवर्क दिया था, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट, 25 ऑफ देम आर गर्ल्स, 55 ऑफ बॉयज, 10 ऑफ देम आर रिच एंड द रिमेनिंग पुअर, 20 ऑफ देम आर फेयर कॉम्प्लेक्सन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फेयर कॉम्प्लेक्सन रिच गर्ल। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम एक लड़की चूज करें, वैसे जीवन में लड़की सेलेक्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन में लड़की सेलेक्ट करने की बात नहीं कर रहे, सवाल में लड़की सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। सवाल में बोला गया है कि अगर हम एक लड़की सेलेक्ट करें तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़की गोरी है। अच्छा, सवाल में लड़की गोरी है और अमीर भी है, क्या बात है, जीवन में भी मिल जाए तो मजा। मैं सवाल में लड़की गोरी भी है और अमीर भी है, ठीक है, ये सेलेक्ट करना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको भी होमवर्क दिया था। मार्क करिए जरा आंसर, मार्क करें जरा आंसर, मार्क करें, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट। अच्छा, अब यहां पे तो इंडिपेंडेंट इवेंट कहीं लिखा नहीं है,
है ना। यहां पे तो इंडिपेंडेंट इवेंट कहीं नहीं लिखा है ना, परंतु ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है सर? क्या ऐसा हो सकता है कि लड़की अगर अमीर है तो वो गोरी ही होगी, या लड़की गरीब है तो वो गोरी नहीं हो सकती? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। गोरा कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो। और अमीर और गरीब भी कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गोरा हो या गोरा नहीं हो, है ना। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट, 25 और देम आर गर्ल्स। तो हम अगर फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल की, अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल, केवल लड़की सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25/80। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 से 5 बार में, 5 से 16 बार में। उसके बाद 10 ऑफ देम आर रिच, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिच, रिच होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? लड़का रिच, लड़की रिच, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं कि रिच यानी कि अमीर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल 10 अमीर थे आउट ऑफ 80, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/8। अब मैं अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फेयर, फेयर माने गोरा, टोटल कितने लोग थे? 20 ऑफ देम वर फेयर कॉम्प्लेसेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 20/80 यानी कि 1/4। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा था? एग्जामिनर ने पूछा था इन सबका कॉमन, दैट मीन्स एग्जामिनर वाज आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जी इंटरसेक्शन रिच इंटरसेक्शन फेयर। यही तो सवाल एग्जामिनर ने पूछा था कि लड़की होनी चाहिए, अमीर होनी चाहिए और गोरी होनी चाहिए। सवाल तो यही है कि लड़की होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए और अमीर होनी चाहिए। तो अब ये सब जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो एज पर इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी हम सीधे आंसर क्या बोलेंगे? 5/16 गुना 1/8 गुना 1/4। ये कितना हो जाएगा? 5/16 गुना 32, यानी कि 5/16 दूनी 32 के 2 कैरी 3, 16 3 48 और 3 51, 5/512। दिस विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। शॉर्टेड मामला। पेरेंट्स वाइल चूजिंग, ओहो, ये सवाल तो बिल्कुल इंडियन पेरेंट्स पे बेस्ड है कि अगर हर इंडियन पेरेंट्स, हर नहीं मोस्टली, अगर उनको अपने लड़के के लिए बहू सेलेक्ट करनी है तो देखिए जी, हमारा लड़का भले ही क्या बोले, लाइट बंद करने के बाद अनहरिया जैसा है, लेकिन हमको लड़की चाहिए एकदम गोरी। और ले दे के हम लड़का को पढ़ाए हैं, महीने का 40,000 रुपया कमाता है, तो हमको कम से कम 40 लाख रुपया तो दहेज चाहिए। तो इसका मतलब लड़की अमीर भी चाहिए। क्या करें हम? क्या करें? है, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखें, लिखा हुआ क्या? अनबायस्ड die with faces marked 1 2 3 4 5 and 6 is rolled 4 times. Out of 4 values obtained, the probability that the minimum face value is not less than 2 and the maximum face value is not greater than 5. बहुत अच्छा सवाल है। अगर इस सवाल को तुमने डिकोड कर लिया है तो बहुत आसान, बहुत अच्छा। अगर डिकोड नहीं किया तो बाबू कुटा जाओगे। ये भी होमवर्क दिया था आपको, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आंसर मार्क करना। जल्दी मार्क करो, जल्दी मार्क करो, होमवर्क था ये भी। सर पढ़ाई कैसे करें? सर इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? बाबू तुम पागल हो क्या? सवाल पढ़ते हुए तुम्हें बताया क्यों इंडिपेंडेंट है, कहानी बिल्कुल समझाई कि क्या जो किसी का गोरा होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो लड़का है कि लड़की है, क्या किसी का अमीर होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो गोरा है कि नहीं है। तो एट द एंड ये इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ ना। जब इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ाया था तो वो याद करो कि मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट लिखा नहीं रहेगा सवाल में, आपको वो डिकोड करना रहेगा कई जगह। ठीक है, चलिए अब ये सवाल अगर देखें तो बोला गया क्या कि एन अनबायस्ड die with faces 1 2 3 4 5 6 is rolled 4 times. Out of 4 values obtained, the probability that the minimum face value is not less than 2. मतलब जो मिनिमम फेस वैल्यू है वो 2 है और मैक्सिमम फेस वैल्यू 5 है ना। तो हमारे पास 2 3 4 5 केवल इतने ही ऑप्शन है, केवल इतने ही ऑप्शन है। लॉजिक से चलेंगे। बोला गया क्या कि अगर आप डाई रोल करते हैं
तो कम से कम 2 आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 आना चाहिए। 2 से छोटा यानी कि 1 नहीं आ सकता, 5 से बड़ा यानी कि 6 नहीं आ सकता। तो पहली बार अगर हमने डाई रोल करा तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि इन चारों में से कोई एक आया होगा? साहब बहुत आसान है, 4/6। इसको आप 2/3 लिख दीजिए। दूसरी बार भी आप करेंगे तो 2/3, तीसरी बार भी आप करेंगे तो 2/3 और चौथी बार भी आप करेंगे तो 2/3। ये सब क्या है? दे ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट ओनली। तो 3 to the power 4 यानी कि 81 और 2 to the power 4 यानी कि 16। आंसर इज 16/81। अल्फा इज द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे दादा बाबू बहुत आसान सवाल था, ऐसे सवाल गलत मत किया करो यार, दिल पे लगती है। ठीक है, ये बहुत आसान था, कैसे गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने इसे? आपने इसे 1/3 1/3 1/3 लिख दिया। मैं बताता हूं आपने क्या किया है। आपने इसको लिख दिया था 2/6 इंटू 2/6 इंटू 2/6 इंटू 2/6, तो ये बन गया होगा 1/81 और ये गड़बड़ हो गया। एग्जामिनर ने क्या बोला था? नॉट लेस देन 2, नॉट ग्रेटर देन 5। इनके बीच का तो हो सकता है ना, इनके बीच का तो हो सकता है, आपने ये गड़बड़ करा है। ठीक है, सवाल को पढ़िए एक बार। इस सवाल में लिखा हुआ था क्या? कैन अनबायस्ड डाई विद द फेसेस मार्क 1 2 3 4 5 6 इज रोल्ड। कोई डाइस रोल किया जा रहा है, कोई डाइस जो है वो रोल किया जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ 4 वैल्यूज ऑफ 10, डाइस कितनी बार रोल किया जा रहा है? 4 टाइम्स। 4 बार रोल किया गया है ना, इसलिए हमने 4 बार का केस लिया। ठीक है, out of 4 values obtained, the probability that the minimum face value is not less than 2 and the maximum face value is not greater than 5। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि चारों बार में एक बार भी कभी भी 2 से छोटा नंबर नहीं आया है और 5 से बड़ा नंबर नहीं आया है। तो जब 2 से छोटा नहीं आया है, जब 2 से छोटा नहीं आया है तो मिनिमम तो 2 आया होगा और मैक्सिमम 5 आया होगा। मतलब हमारे पास आउटपुट के लिए यही तो 4 ऑप्शंस हैं, इन्हीं चारों में से कोई एक आया। पहली बार डाई रोल किया हमने, पहली बार हमने डाई रोल किया तो इन चारों में से कोई एक आ गया। दूसरी बार हमने डाई रोल किया, फिर से इन चारों में से कोई एक आ गया। तीसरी बार हमने डाई रोल किया, फिर इन चारों में से कोई एक आ गया। और चौथी बार हमने डाई रोल किया तो फिर इन चारों में से कोई एक आ गया। तो पहली बार की प्रोबेबिलिटी 4/6 यानी कि 2/3, दूसरी बार भी 2/3, तीसरी बार भी 2/3, चौथी बार भी 2/3, तो क्या बन गया? 16/81। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, सॉल्व रहे मामला। चलो अब यहां से मेरे भाई चालू होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां से चालू होने वाला सर कहां से लाई ये टाइप के सवाल? हर जगह ढूंढ, जगह नहीं मिले। बहुत अच्छा लगा। हाँ बाबू, पहले मैं पोइट्री वगैरह करता था। नहीं प्रशांत सैनी, मैं ये सब नहीं मानता। कल वाली डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 28 में कंफ्यूजन है बाबू। मैं अब तो डीपीपी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं इसका फोटो क्लिक कर लेता हूं। आपका जो डाउट है, मैं कल जब क्लास लूंगा ना, कल भी प्रोबेबिलिटी की ही क्लास लूंगा। ठीक है, कल भी मैं प्रोबेबिलिटी की क्लास लूंगा, उसमें देख लूंगा आपका 28 नंबर वाला क्या प्रॉब्लम है, मैं करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए चार्ट ऑफ करता हूं, जरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्लास 12th का टॉपिक है, क्लास 12th का टॉपिक है ये। तो आपको जैसा मैंने बोला था क्लास 12th में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें कि अभी तक जितनी भी चीजें आपने करी, हर जगह बस आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। अब प्रोबेबिलिटी के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई कंडीशन लग जाए, प्रोबेबिलिटी के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई कंडीशन लग जाए, तब उन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। और कई जगह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आती है, कई जगह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आती है कि आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता, आपको लॉजिक से सॉल्व करना पड़ता है। वो भी सवाल करेंगे। पहले तो आप पढ़ना सीख लीजिए इसको कि अगर PA/B लिखा हुआ है, PA/B लिखा हुआ है, अगर A/B लिखा हुआ तो इसको पढ़ते क्या है? A आफ्टर B, A आफ्टर B। A आफ्टर B का मतलब क्या हो गया? A आफ्टर B का मतलब क्या हो गया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है,
इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट ए होगा अगर इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है? बात समझ में आ गई? ए आफ्टर बी, इसको डिकोड करिए ना, ए के बाद, सॉरी बी के बाद ए आफ्टर बी का मतलब यही हुआ कि बी के बाद ए। तो जो ये इवेंट बी है ये ऑलरेडी हो चुका है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट ए होगा? अगर आसान भाषा में बात करें तो आसान भाषा में ऐसे समझिए कि आपसे अगर बोला जा रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने अपनी क्रश को प्रपोज किया है तो वो आपको थप्पड़ मारेगी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। कैसे? कंडीशन क्या लगा कि आप प्रपोज कर चुके हैं और प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड करनी है कि आपको थप्पड़ पड़ेगा। आंसर तो सर इसका 1 होगा ना, श्योर इवेंट है, पढ़ तो पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके जहन में चली गई होगी, है ना? ए आफ्टर बी, वही चीज है कि इवेंट बी हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। निकालने का तरीका क्या होता है? पी ए आफ्टर बी इज नथिंग बट पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी पढ़ लीजिए, या एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन बी पढ़ लीजिए, दोनों में से किसी फॉर्मुलेशन निकल जाएगा। अगर बी आफ्टर ए की हम बात कर रहे हैं तो अगेन इसको पढ़ेंगे क्या? बी आफ्टर ए, इसको पढ़ते हैं बी आफ्टर ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड। अगेन न्यूमरेटर तो दोनों का सेम दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? अगर नीचे में यहां बी है तो यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां ए है तो यहां भी ए है, यहां भी ए है, ठीक है? यहां भी ए है। अब इससे आपको एक सवाल करवाते हैं, इस पे जरा हम आपको एक सवाल करवाते हैं। अच्छा, सवाल कराने से पहले एक चीज देख ले, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पी ए आफ्टर बी, तो आप सेम काम करेंगे कि एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन बी आप करेंगे। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी तो बबुआ 0 के बराबर हो जाता है ना। सिमिलरली यहां पे भी आप इसको लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर में यहां पे पी ए आ जाएगा। अगेन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये तो आप लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अगर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट याद है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाता है? पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाता है। और अपॉन में अगर हमने पी बी डाला तो इससे ये कट गया, किसके बराबर आ गया मेरे भाई? पी ए के बराबर आ गया। पी बी आफ्टर ए किसके बराबर आ जाएगा? पी बी आफ्टर ए तो सर एज इट इज पी बी के बराबर आ जाए। क्यों? इसी तरीके से यहां पे पी ए कट जाएगा आपका, ठीक है? होपफुली यह बात आपके जहन में चली गई होगी। अब जरा सवालों पे आते हैं, और कुछ तो नहीं टाइप करा रखा। जैसे ये सवाल है कि 2 dice are thrown, find the probability that the sum of the numbers coming up on them is 9 if it is known that the number 5 always occur on the first dice. समझिए जरा, बोला गया है क्या कि 2 dice are thrown, find the probability that the sum of the numbers coming upon them is 9। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी नंबर उसके ऊपर बन रहे हैं, जो भी नंबर उसके ऊपर बन रहे हैं उनका सम कितना है? 9 है। अगर 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 इफ इट इज नोन दैट द नंबर 5 ऑलवेज अकर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, अगर ये पता है कि नंबर 5 जो है फर्स्ट डाइस पे, नंबर 5 जो है फर्स्ट डाइस पे आ रहा है, तो एक हम इवेंट बना लेते हैं ए 5 ऑन फर्स्ट डाइस। एक हमने ये इवेंट बना लिया 5 ऑन फर्स्ट डाइस। आपको समझाने के लिए तो तोड़ के लिखवा रहा हूं, वरना मैंने लिखवाता। 5 ऑन फर्स्ट डाइस। इवेंट बी आपने बना लिया सम इज 9, ठीक है? कि 2 डाइस आपने रोल किया है, दोनों का सम 9 आ रहा है, और पहला जो आपने ए बना रखा उसमें आपने बोला है क्या कि 5 आना चाहिए पहले डाइस पे। अगर 5 पहले डाइस पे आया है तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा ना, ये कुछ ऐसा ही बनेगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला सम इज 9, अगर सम 9 है तो 9 सम कब बनेगा? अगर कभी 3 6 आ गया है, कभी
4 5 आ गया है, कभी 5 4 आ गया, और तो किसी तरीके से 9 नहीं बन सकता। अगर हम 2 डाइस रोल कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से तो सम ऑफ 9 नहीं हो सकता। अच्छा एक और हो सकता है, 3 6 है तो एक 6 3 भी हो सकता है ना, एक 6 3 भी हो सकता है। यही तो बात है, यही तो बात है, और कभी तो 9 नहीं होगा। अब बोला गया है क्यों देम इज 9 इफ इट इज नोन दैट नंबर 5 ऑलवेज अकर ऑन द फर्स्ट साइड। नंबर 5 कंफर्म है कि होगा, इसका मतलब आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए। 5 ऑलरेडी आ रहा है, तुम अब बी के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुम बोलोगे कि भैया ये जो हो जाएगा दिस विल बी एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन ए। यही तो बात है, यही तो बात है। आप पी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं पी के फॉर्म में लिख दीजिए, आप एन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं एन के फॉर्म में लिख दीजिए। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इधर कोने में फाइंड कर लें, अगर हम कोने में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है भैया, इन दोनों में कॉमन केवल ये 5 4 है और कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन अपने पास आया बस एक ही 5 4। अच्छा अगर हम एन ए की लगे हाथ बात करें तो एन ए का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6। कितना हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 6 है, तो 1/6 दिस विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑप्शन नंबर ए। सो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फटाफट से सब लोग अल्फा मार्क करेंगे यहां पे, फटाफट से सब लोग अल्फा मार्क करेंगे, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, अल्फा मार्क करिए जरा सीधा ऊपर से, जैसे मैंने वैसे। ओ हो, एक बार सब लोग नोमिका के लिए ताली बजाएंगे, एक बार सब लोग खुशी राणा के लिए ताली बजाएंगे। ओके 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 ओके, और कोई है? स्लैप मारने के पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, किसको स्लैप मारने के पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा? किसको स्लैप मारने के पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा बाबू? मैंने किसी को स्लैप मारने के लिए बोला था क्या? मैंने किसी को स्लैप मारने के लिए बोला था क्या? अगर मैंने स्लैप मारने के लिए बोला था, और यार अगर तुमको बुरा लग गया कि आप हमें स्लैप मारने के लिए बोल रहे हो, तो सोचना पड़ेगा। आई एम लिटरली सॉरी यार, मेरे से गलती होगी, मैं डर गया भाई, मैं लिटरली डर गया। स्लैप मारने के लिए सोचना पड़ेगा। इफ दिस इज फॉर मी, बाबू तुमको पता नहीं है कि तुमको पढ़ा कौन रहा है, ठीक है? हर टीचर शरीफ नहीं होता है। गुंडों से गुंडा ही नहीं, ठीक है? चलिए, हाँ बाबू, मैंने क्यों बोला ताली बजाने के लिए? नोमिका और खुशी के लिए, नोमिका और खुशी के लिए ताली बजाने के लिए इसलिए बोला, बुरा मत मानना बाबू, लेकिन आप लोग हरकतें ऐसी करती हो कि आप लोग फिर ताली बजवाना पड़ता है। हम क्या कर रहे थे? हम डाइस रोल कर रहे थे, हम डाइस रोल कर रहे थे, है ना? है ना? हम डाइस रोल कर रहे थे, तो डाइस में सबसे बड़ा नंबर कितना हो सकता है? 6 हो सकता है, ठीक है? डाइस में सबसे बड़ा नंबर 6 हो सकता है ना? तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि सर 2 और 7 भी तो 9 हो सकते हैं, 1 और 8 भी तो 9 हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है ना। डाइस में मैक्सिमम 6 हो सकता है। क्रश के लिए बोला था, ठीक है बाबू, क्रश को भी नहीं सोचना पड़ेगा, थप्पड़ मारने से पहले लड़की है वो, लड़की है वो, लड़की चट से मार देगी, पब्लिक ऊपर से और मारेगी तुमको, ठीक है? मजाक नहीं, लड़कियों से पब्लिक प्लेस पे हाथ जोड़ के निकल जाओ, वहां गुंडई नहीं, हम तो हाथ जोड़ के निकल जाएंगे, दीदी क्षमा, ठीक है? कभी रास्ते में कोई लड़की स्कूटी चलाते हुए ठोक भी दे, भले उसकी गलती है, हम हाथ जोड़ देते, दीदी हमारी गलती, हमारी गलती है कि हम इस रोड पे कदम रख दिए, समझे नहीं? अब ये सवाल क्लियर है, सबने मार्क कर दिया। अच्छा, इस सवाल से आगे बढ़ने से पहले एक बार वोट करके बताएंगे कितने को ये सवाल समझ में आ गया, क्योंकि ये ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने के लिए बड़ा अच्छा सवाल था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने के लिए बहुत बेसिक और बहुत अच्छा सवाल था, ताकि आप ये समझ सकें। कानून मारेगा वो अलग
भाई कैसे पता चलेगा कि पी आफ्टर बी है कि पी है? समझा देते हैं, मैं इसलिए तो ये वोट करवाया ना, मैं ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, मैं ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। सेम इंसिडेंट हो चुका है बाबू, मजाक रिस्क नहीं लेने का, पब्लिक कूटेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। कौन है भाई? 91.87%। क्लियर तो हो गया सबका, क्लियर तो हो गया, तब तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे देखते, कुछ और सवाल देखते। लिखा होगा कि ना क्लास 30% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 20% स्टूडेंट फेल इन Hindi, 10% student fail in English and Hindi both. A student is chosen at random, then what is the probability that he will fail in English if he has failed in Hindi? सवाल समझिए, सवाल समझिए, सवाल डिकोड करते, पढ़ते हैं सवालों को। जिनको सवाल डिकोड करने में दिक्कत हो रहा है बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। लिखा हुआ क्या कि ना क्लास 30% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, बोला गया किसी क्लास में 30% जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, 20% स्टूडेंट जो है वो हिंदी में फेल हो रहे हैं, और 10% स्टूडेंट जो है वो फेल हो रहे हैं किस चीज में? इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। एक हम इवेंट बनाते हैं, एक हम इवेंट बनाते हैं फेल्ड इन हिंदी। तो फेल्ड इन हिंदी कितने हैं बाबू? 30% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी इंग्लिश, 20% फेल्ड इन हिंदी, तो इसको हम लिख देते हैं 20%। दूसरा इवेंट बनाते हैं फेल्ड इन इंग्लिश। फेल्ड इन इंग्लिश कितने हैं? 30%, ठीक है। फेल्ड इन बोथ, फेल्ड इन बोथ, फेल्ड इन बोथ का मतलब क्या होगा? बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बोला जा रहा है, और एज पर क्वेश्चन ये कितने हैं? 10% लोग जो है वो दोनों में फेल हुए, 10% लोग जो है वो दोनों में फेल हुए, करेक्ट, फेल्ड इन बोथ। अब समझिए सवाल क्या बोला गया था? अ स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल इन इंग्लिश इफ ही हैज फेल्ड इन हिंदी। अब जिस बच्चे का उस समय ये डाउट आ रहा था सर कहां पे ए आफ्टर बी करेंगे, कहां पे बी आफ्टर ए करेंगे, वो कैसे पता चलेगा? इस लाइन से वो पता चलेगा, ठीक है, इस लाइन से वो पता चलेगा। सवाल को फिर से पढ़ते हैं, लास्ट लाइन बस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल इन इंग्लिश? क्या? ही विल फेल इन इंग्लिश, मतलब उसका इंग्लिश में फेल होना अभी बाकी है, करेक्ट। ये बात आपके जहन में चलेगी। ही विल फेल इन इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? कि उसका इंग्लिश में फेल होना अभी बाकी है इफ ही हैज फेल्ड इन हिंदी, लेकिन वो हिंदी में ऑलरेडी फेल हो चुका है। मतलब कौन सा इवेंट हो गया? कौन सा इवेंट हो गया? आप देखते हैं क्या बोलेंगे कि भैया ये जो इवेंट ए है ये ऑलरेडी हो चुका है। जब इवेंट ए ऑलरेडी हो गया है तो जो हो चुका है वो कहां जाता है? वो नीचे जाता है। जो होना बाकी है वो कहां जाता है? वो ऊपर जाता है। अब बात समझ में आ गई होपफुली कि बी आफ्टर ए कहां होगा, ए आफ्टर बी कहां होगा। तो एज पर फॉर्मूला हम इसको क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन ए। आप ऐसे लिख दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? जो दोनों में फेल हुआ है 10%, 10% को सिंपली आप 10 लिख दीजिए ना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। एन ए कितना मेरे भाई? 20%, परसेंट से परसेंट कट गया तो केवल 20 रहने दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 के बराबर। दिस विल बी दी आंसर। होपफुली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके भेजे में चला गया होगा कि कैसे हम कंडीशन को पकड़े, कैसे ये डिसाइड करें कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए यहां पे। गुड इनफ। चलिए, अ मैन हैज 3 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स, ब्लैक करिया मोजा, and 2 pairs of brown socks kept together in a box if the dresses hurriedly in the dark। अंधेरा में कहा तैयार हो रहे थे। The probability that after he has put on a black socks he will put on another black sock। अब ये सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, जरा सोचिएगा। ये देखने में कंडीशनल लग रहा है लेकिन ये कंडीशनल है ही नहीं, ये कल बताऊंगा। ठीक है, ये कल बताऊंगा।
ये होमवर्क दे रहा हूं, जरा सोच के आना। पता नहीं कौन सा चमगादड़ आदमी है तुम्हारे साथ अनहरिया में रेडी हो रहा है। अनहरिया में रेडी कौन होता है? धैर्य ए बाई बी कैसे, वो नहीं आ रहा बाबू, अब आपको नहीं आएगा वो। ए बाई बी कैसे, वो अब आपको नहीं आएगा, वो आपको समझ ही नहीं आएगा, नहीं समझ आ सकता आपको। सॉरी टू से दिस, बट आपको नहीं समझ आ सकता। वही डाउट किसी बच्चे ने पहले पूछा था, तभी मैंने पिछले वाला सवाल कराते वक्त ये एक एक चीज ब्रेक 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 करके बताई कि क्यों ए बाई बी हुआ, क्यों बी बाई ए हुआ है। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आया तो आपको समझ नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए यहां से मेरे भाई चालू हो रही है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यहां से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम चालू हो रहा है। देखिए अब तक आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, अब तक आपने, मुझे नहीं पता आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर कभी भी कंफ्यूजन हुआ है, अगर आपने कभी भी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ा है, अगर आप 12वीं पास हो तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला याद रखना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देता है। आपको याद ही नहीं होता यार फॉर्मूला कैसे याद करें, फॉर्मूला कैसे याद करें। आज जो तरीका समझा रहा हूं आप ध्यान अगर दीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कभी नहीं भूलेंगे। चैट ऑफ कर रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा, चैट ऑफ कर रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जरा मैं आपको समझाता हूं, बहुत गौर फरमाइए। कोई भी एक बंदा भी कहीं कुछ नहीं देखेगा, आपकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ इस आधुनिक पट की तरफ होनी चाहिए। आधुनिक पट का मतलब क्या होता है? डिजिटल बोर्ड। तो सारी निगाहें आधुनिक पट की तरफ होनी चाहिए, बहुत गौर से देखेंगे। देखिए ये हमने एक सैंपल स्पेस बनाया, मान लीजिए एक हमने एक सैंपल स्पेस बनाया। अब बहुत सारे इसके अंदर हम इवेंट बनाते हैं, बहुत सारे इवेंट बनाते हैं इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे इवेंट बनाएंगे, 1 2 3। अब ये इवेंट इतने ही पे रुक नहीं रहे हैं, ये आगे 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 ऐसे बहुत से इवेंट हैं, ऐसे करते करते यहां तक पहुंच गए। ठीक है, इसके बीच में मल्टीपल इवेंट्स इसलिए डॉट डॉट लगा रखा। मान लीजिए इस इवेंट को हमने E1 बोला, इस इवेंट को हमने E2 बोला, इस इवेंट को हमने E3 बोला और इसको हमने EN बोला। ठीक है, इस इवेंट को हमने EN बोला। एक कोई अलग से इवेंट निकल के आता है जो थोड़ा 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 सब में कॉमन है। एक अलग से कोई एक इवेंट निकल के आया जो थोड़ा थोड़ा सब में ही कॉमन है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जो सब में ही थोड़ा 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 घुसा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवेंट ए, इसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट ए बोलते हैं। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो होता है, सवाल करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। और सवाल एक बार आप इसका करना सीख गए ना तो आप कहीं फॉर्मूला लिखेंगे ही नहीं, आप सीधे आंसर करेंगे। सिखाऊंगा कैसे। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में एग्जामिनर आपसे क्या बोलता है? एग्जामिनर आपसे बोलता है कि पी ए की वैल्यू क्या होगी, जरा बताइए। कुछ ऐसा ही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर मैं आपसे पूछूं कि पी ए क्या है तो आप बोलेंगे भैया पी ए जो है, पी ए जो है वो ज्यादा कुछ नहीं है। पी ए आपको निकालना है ना, तो आप E1 इंटरसेक्शन ए निकाल लीजिए। ये आपका ब्लू वाला जो ये गोला सा आया है ये इवेंट ए है, तो यहां पे ये रेक्टेंगल बना है ये E1 बना है। अब ध्यान दीजिए यहां पे जो मैंने सैफरन कलर या ऑरेंज कलर जो भी आप बोलते हैं उससे जो एरिया कवर किया वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है E1 इंटरसेक्शन ए को। लॉजिक, ये जो सैफरन कलर से बोला है मैंने ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये E1 इंटरसेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप बोलेंगे भैया लगे हाथ ना, उसी में आप जोड़ दीजिएगा E2 इंटरसेक्शन ए भी जोड़ दीजिए, E2 इंटरसेक्शन ए भी जोड़ दीजिए। फिर आपने बोला है कि भैया लगे हाथ उसी में आप E3 इंटरसेक्शन ए भी जोड़ दीजिए, और ऐसे करते 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 जितने भी है ना, जितने भी है सबको जोड़ दीजिए, जितने भी इंटरसेक्शन वाले हैं सबको जोड़ दीजिए, आपको पी ए मिल जाएगा। मतलब अगर बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप यही बोलेंगे ना कि पी ए जो है, पी ए जो है दिस इज नथिंग बट पी E1 इंटरसेक्शन ए प्लस पी E2 इंटरसेक्शन ए प्लस पी E3 इंटरसेक्शन ए
अप टू कहां तक, पी ई एन इंटरसेक्शन ए। अब यही बोलेंगे कि ये जितने भी इंटरसेक्शन वाले हैं सबको जोड़ दीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा। करेक्ट। जैसे हमने जो यहां पे वेन डायग्राम से थोड़ा सा एक बार आपको कनेक्ट करवाता हूं कि चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आपसे यहां पे पूछता कि व्हाट इज पी ए, अगर मैं यहां पे आपसे पूछता कि व्हाट इज पी ए, तो आप क्या बोलते कि भैया पी ए जो है ना, ये जो छोटे छोटे खांचे बने हैं इनको जोड़ दीजिए। आप बोलते कि पी ए यहां पे हो जाता आपका पी प्लस ए प्लस बी प्लस एस, यही तो हो जाता, यही हो जाता। रेट कर पाए आप? तो वही काम हमने यहां पे भी किया कि अगर हमें पी ए फाइंड करना है, अगर हमें पी ए फाइंड करना है तो ये जो छोटे छोटे खांचे बने हैं इन सबको जोड़ दीजिए। यही हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब आप बोलेंगे भैया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यही हो गया, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, हमने तो कुछ और ही पढ़ा है। अभी हम जिंदा हैं। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि P इवन आफ्टर ए क्या होगा, अगर मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूं कि P इवन आफ्टर ए क्या होगा, तो आप बोलेंगे P इवन आफ्टर ए इज नथिंग बट P इवन इंटरसेक्शन ए अपॉन में P ए। करेक्ट। अच्छा, इसी से हम रिलेट करके ये भी तो बोल सकते थे ना, इसी से हम रिलेट करके ये भी तो बोल सकते थे ना कि P इवन इंटरसेक्शन ए जो है, P इवन इंटरसेक्शन ए जो है ये किसके बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपने कर दिया तो P इवन आफ्टर ए इंटू पी ए के बराबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। करेक्ट। थोड़ा और इसको ब्रीफ में ले जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछता कि P ए आफ्टर इवन क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछता कि P ए आफ्टर इवन क्या है, अब बोलते भैया क्या बच्चों वाले सवाल है, ये तो एज इट इज वही हो जाता, ये तो फिर से वही हो जाता ना कि P इवन इंटरसेक्शन ए अपॉन में P इवन। बिल्कुल करेक्ट, सही है आप। अच्छा, इसकी मदद से हम फिर से चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसकी मदद से हम फिर से चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो P इवन इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती, P ए आफ्टर इवन, P ए आफ्टर इवन इंटू P इवन इंटू P इवन, यही तो हो जाती। P इवन इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू P ए आफ्टर इवन इंटू P इवन। करेक्ट। अब यहां पे हर जगह आपको दिख रहा है E1 इंटरसेक्शन ए, E2 इंटरसेक्शन ए, E3 इंटरसेक्शन ए, EN इंटरसेक्शन ए। अगर आप रिप्लेस करना चाहें इसको इन दोनों में से किसी एक से, तो आप किससे रिप्लेस करेंगे? अब इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, बट हम किसको चूज करें? हम इसको चूज करेंगे। क्यों भैया इसको क्यों चूज करें, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको इसलिए चूज नहीं कर रहे मेरे भाई, यहां पे यूज हो रहा है पी ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो फाइंड कर रहे हैं, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं पता है, तभी तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं ना। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते? नहीं यूज कर सकते, है ना। तो इसीलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि पी ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी ए आफ्टर इवन इंटू पी इवन प्लस पी ए आफ्टर E2 इंटू पी E2 अप टू पी ए आफ्टर EN इंटू पी EN। इसी को मेरे भाई बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यही है वो फाइनल फॉर्मूला जो अब तक आपने अपनी किताबों में या स्कूल में पढ़ा होगा। स्कूल में बस सीधे लिखवा दिया जाता है, हमारे स्कूल में तो सीधे लिखवा दिया गया था। आपके स्कूल में अगर थोड़े टीचर टाइम देने वाले होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर्स को नहीं पता, बेसिकली उनके पास टाइम की कमी होती है, तो वो इस तरीके से समझाते नहीं कि ये आया कहां से, वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला करा देते और उस पर सवाल वगैरह करा देते। बट नाउ आई कैन से कि अगर आपने ध्यान दिया होगा और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से रिपीट देख लीजिएगा, आपको ये पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अब सवाल कराता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सवाल कराऊंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक सवाल है, पीपीटी पे बेस्ड है ना यार। A bag contains 4 tickets 1, 2, 3, 4 and another identical bag contains 6 tickets. This one bag is picked up from random and a ticket is taken out from the bag. The chance that the ticket bears the number 4. बहुत अच्छा सवाल है, टीपीटी का सवाल है।
बहुत अच्छा टीपीटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सवाल है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब इस सवाल पर जरा गौर फरमाइएगा आप। जस्ट अ सेकंड गाइस। चलिए चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अ बैग कंटेन्स 4 टिकट नंबर्ड 1 2 3 4 एंड अनदर आइडेंटिकल बैग कंटेनिंग 6 टिकट नंबर 2 4 6 7 8 9 1 बैग इज पिक्ड एट रैंडम एंड अ टिकट इज टेकन आउट फ्रॉम दैट बैग द चांस दैट द टिकट बियर्स द नंबर 4। बेसिकली कहने का मतलब है कि एक आपके पास बैग है। बेसिकली कहने का मतलब है कि एक आपके पास बैग है। ठीक है, ये बैग है, बैग ए, इसमें 4 टिकट है 1 2 3 4 1 2 3 4। एक आपके पास और बैग है जो है बैग बी। ये आपके पास है बैग बी जिसमें क्या है 6 टिकट्स है। नंबर क्या है उसके 2 4 6 7 8 9, ये कुछ नंबर है 1 2 3 4 2 4 6 7 8 9। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि 1 बैग इज पिक्ड अप एट रैंडम। सबसे पहले एक रैंडम बैग पिक किया गया है। बैग कौन सा सेलेक्ट किया गया हमें नहीं पता है, बट एक रैंडम बैग पिक कर लिया गया। हो सकता है ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। एंड अ टिकट इज टेकन आउट फ्रॉम दैट बैग, और उस रैंडम बैग में से एक रैंडम टिकट निकाला गया है। द चांस दैट द टिकट बियर्स द नंबर 4। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टिकट निकाला गया है वो नंबर 4 है। समझिए, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक इवेंट सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा। एक इवेंट आपको बनाना है, इवेंट ई। आपको क्या बनाना है, एक इवेंट ई बनाना, और इवेंट ई क्या है, टिकट बियर्स दी नंबर 4। ठीक है, टिकट बियर्स दी नंबर 4, ये है सारा खेल। सॉर्टेड है, ये आपने इवेंट बनाया। अब आपको पीई फाइंड करना है, पीई फाइंड करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पीए क्या होगा, पहले तो आप बताइए कि पीए का मतलब क्या है। पीए का मतलब है बैग 1 को, बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि सवाल में ऐसे बोला गया था कि रैंडम बैग पिक किया गया है। हमें यह नहीं पता कि कौन सा बैग पिक किया है, हमें रैंडम बैग पिक कराया गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग ए कितना हो जाएगा, 2 बैग है तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग बी कितना हो जाएगा, ये भी 1/2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पी ई आफ्टर ए की वैल्यू क्या है, पीई आफ्टर ए की वैल्यू क्या है, मतलब बैग ए में से इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग ए में से इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपसे बात करूं तो बैग ए में से कोई एक टिकट निकाले तो उस पर 4 लिखा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब यही हुआ ना, पी ए आफ्टर या पीई आफ्टर ए, इसका मतलब यही हुआ कि बैग ए से 4 नंबर वाला टिकट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप बोलेंगे भैया इसमें 4 टिकट है, नंबर 4 एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 के बराबर। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि पी
ई आफ्टर बी की वैल्यू क्या है? दैट मींस कि बैग बी में से एक टिकट निकाला जाए तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर 4 लिखा रहेगा? वही आप बोलेंगे कि भैया टोटल 6 टिकट्स थे, 4 एक ही जगह लिखा था। आंसर इज 1/6। अब जरा आते हैं टीपीटी के फॉर्मूले पे। टीपीटी का फॉर्मूला क्या बोलता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? ए आफ्टर ई वन इंटू ई वन, ए आफ्टर ई टू इंटू ई टू, ए आफ्टर ई एन इंटू ई एन। तो वही अगर मैं यहां पे बोलूं, वही मैं यहां पे आपसे बोलूं कि पीई क्या हो जाएगा, तो पीई आफ्टर ए इंटू पी ए प्लस पीई आफ्टर बी इंटू पी बी, क्योंकि दो ही केसेस है तो हम दो पे रुक जाएंगे। मतलब अब सीधे हम यहां पे आंसर अगर बताएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/6। 1/2 इंटू 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/8। 1/2 इंटू 1/6 का मतलब क्या हो गया? 1/12। एलसीएम क्या होगा? सब एलसीएम अपना होगा 24 के बराबर। 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, वैल्यू कितनी आ गई? 5/24 के बराबर। दिस विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, चार्ली विल बी द आंसर। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब एक बात बताइए, आप हर जगह वो फॉर्मूला लिखते चलेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। अब ऐसे ऐसे डिब्बा बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। सवाल डायरेक्ट वाला भी करवाऊंगा, ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे बॉक्स वॉक्स बना के समझाया है। अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका एक बार आंसर आप मार्क कर देंगे 30 सेकंड के अंदर, जल्दी से। जल्दी से 30 सेकंड के अंदर आंसर मार्क कर देंगे। डू इट फास्ट। मार्क कर दिया सबने? चार्ली गुड इनफ, शाबाश। चलिए, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जरा एक बार वोट करके बता दीजिए कितने को ये सवाल समझ में आ गया। डू इट फास्ट। क्या हो गया भाई तेरे को? वोट करके बता दीजिए कितनों को ये सवाल समझ में आ गया। डू इट फास्ट। रिपीट करना प्लीज। नहीं बाबू, नहीं कर रहा बाबू, आपको रिपीट देखना पड़ेगा। गिवन हो कि बैग ए या बैग सेकंड चूज किया तो फिर तो आसान है ना, फिर तो आसान है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस मेथड से। पागल वागल हो क्या यार? एक मेथड एक ही तरह का मेथड पे काम करेंगे ना, कॉम्बिनेशन से कर सकते नहीं कर सकते। स्लाइड नंबर 5 नहीं देख रहा बाबू अब यहां पे। होता है बाबू, बट अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए ना। लगता है ये बैच सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, गलती से ले लिया, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है बाबू, तो आप कहीं और से पढ़ाई कर लो। मैं प्रिपरेशन बेस्ट नहीं दे पाती और फिर गिल्ट होता है, प्लीज गिव सम सजेशन। बाबू एंजॉय योर टाइम, ठीक है ना? खालीपन को एंजॉय करो, खालीपन को एंजॉय करो। जब तक आप खालीपन को एंजॉय करना नहीं सीखोगे आप प्रॉब्लम में ही रहोगे। दोस्त होना अच्छी बात है, नहीं है तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे ने पूछा कि 1/8 और क्या रिपीट कर दो? 1/8 और 1/12 रिपीट कर दो। अरे मूर्ख, 1/8 का मतलब क्या हुआ? आप इससे पढ़ो ना, क्या लिखा? पी ई आफ्टर ए। ई आफ्टर ए का मतलब क्या हो गया कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ए हो चुका है, ठीक है? 2 कंडीशन वाले सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे प्रशांत, ठीक है? ई आफ्टर ए का मतलब क्या हो गया? ई आफ्टर ए का मतलब हो गया कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ए हो चुका है, इवेंट ई क्या था? टिकट बियर्स द नंबर 4। 4 नंबर होना चाहिए टिकट पे, टिकट नंबर 4 निकलना चाहिए। किसमें से? बैग ए में से। अब बैग ए में 4 टिकट है, जिसमें से 4 नंबर एक ही टिकट पे। आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, है ना? हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था ना, 1/2 इंटू 1/4, तो 1/8 हो गया था। 1/2 इंटू 1/6 1/12 हो गया था। करेक्ट, ठीक है? चलिए,
जैसे ये एक सवाल है कि 3 ग्रुप्स ए बी सी आर कंटेस्टिंग फॉर अ पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर विनिंग आर 0.5, 0.3, 0.2 respectively. If the group A wins, the probability of introducing a new product is 0.7. Corresponding probabilities of group B, C are this and this respectively. Find the probability that the new product will be introduced. जरा गौर फरमाइए इस सवाल पे। सेम टीपीटी का सवाल है, सेम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सवाल, और इस बार आप एनडीए 1 2025 देखेंगे तो यही सवाल आया था। एनडीए 1 2025 अगर इस बार का पेपर उठा के देख लेंगे, यही सवाल आया था, बस उसका लैंग्वेज बदल दिया था। और ये सवाल मैंने पहले भी कराया था, ये सवाल मैंने पहले भी कराया था। इस बार ये सवाल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, लेकिन टीपीटी का सवाल फिर से आ सकता है, टीपीटी का सवाल फिर से आ सकता है। ठीक है, गौर फरमाइए जरा इस सवाल पे। लिखा हुआ कि अब यहां हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधे आंसर लिखेंगे। जिसका टीपीटी पे कमांड हो गया ना, वो सीधे आंसर लिखेगा। सवाल पढ़िए क्या लिखा है कि 3 ग्रुप ए बी सी आर कॉन्टेस्टिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई एक कंपनी है जिसमें 3 ग्रुप्स है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसको 0.63 बोलिएगा। दिस इज 0.63, 0.53, 0.4, नन ऑफ दीज नहीं, 0.63, 0.53 एंड 4। 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ए, बी और सी तीनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस चीज के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। ग्रुप ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ग्रुप बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और ग्रुप सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अगर ग्रुप ए जीत जाता है, अगर ग्रुप ए जीत जाता है तो नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। अगर ग्रुप बी जीत जाता है तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6। अगर ग्रुप सी जीत जाता है तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। ठीक है, हमसे क्या बोला है? एक इवेंट हमने बनाया है, मान लीजिए लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यही तो हमसे बोला गया है। एग्जामिनर ने हमसे बोला है कि पीई की वैल्यू क्या होगी। अब हम यहां पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट केवल मल्टीप्लाई करके और ऐड करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके और ऐड करके आंसर लिखेंगे। 0.5 इंटू 0.7। ग्रुप ए जीता, उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ग्रुप ए जीता, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। 0.5 इंटू 0.7 यानी कि 0.35 प्लस ग्रुप बी जीता, उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। 0.3 इंटू 0.6 यानी कि 0.18। ग्रुप सी जीता और उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया 0.10। अगर हम ऐड करने जाएंगे मेरे भाई इसको, तो 8, 5, 13 के 3 कैरी 1, 8, 5, 13 के 3 कैरी 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 और 3 6, 0.63, 0.63 दिस विल बी द आंसर, यानी कि अल्फा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले कहा है कि आंसर मार्क कर दे, तो जब तुम्हें ये दे रखा है तो डायरेक्ट हाँ वही करना। सर ये सेम क्वेश्चन तो 2025, बाबू मैं बोल तो रहा हूं 2025 वाले एनडीए 1 2025 में आया था। और ये सवाल ऐसा नहीं है कि मैंने एनडीए 1 2025 के पेपर के बाद बनाया। जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं शायद उनको भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाए तो ये सवाल करा रखा। ठीक है, आपने ऑप्शन चेंज क्यों किया? अरे मार्क करो ना यार, सीखना जरूरी है कि तुम्हारा यहां पर रैंक 1 लाना जरूरी है। एनडीए में रैंक 1 लेकर के आओ ना, काहे के लिए माथा खराब करते हैं? एनडीए में जाकर के रैंक 1 लेकर के आओ, हम भी खुश होंगे। यहां पर रैंक लाके क्या करोगे? यस सर, पहले भी कराया था आपने। हाँ चलिए आगे देखते हैं। A bag contains 4 red and 3 black balls. A second bag contains 2 red and 4 black balls. One bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn. The probability that the ball drawn to be red. ये सवाल मैं आप चाहता हूं कि आप ट्राई करें। ये सवाल मैं आप चाहता हूं कि आप ट्राई करें। ठीक है, चैट ऑफ करता हूं और 90 सेकंड का वक्त देता हूं। 120 सेकंड ले लो, इतने मैं डाउट्स पढ़ लूंगा। चलो
करो जल्दी जल्दी, 120 सेकंड दिया तुम्हें। गुरुजी प्रणाम सर। प्रणाम भाई। लगता है ये बैच सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, गलती से ले लिया। अब कहीं और से पढ़ लो यार। मल्टीप्लाई क्यों किया? फॉर्मूला पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, एनडीए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डॉक्टर बताएगा बाबू। आई एम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट एंड एनएसएस स्टूडेंट बट माय वॉइस इज नॉट क्लियर, कैन आई प्रिपेयर फॉर एनडीए नॉट एंड नॉट, प्लीज गिव मी अ गुड आंसर सर। माय वॉइस इज नॉट क्लियर का मतलब क्या हुआ? टीपीटी का मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। संपूर्ण प्रायिकता के लिए यही तो फॉर्मूला हम भी लिखवाए हैं, कोई और फॉर्मूला थोड़ी लिखवाए हैं आपको नोमिका। कल ही बता रहे तेजस्वी 10वीं 11वीं 12वीं तीनों किताबें सॉल्व करो। हाँ करनी है निशु शर्मा, 11th की प्रोबेबिलिटी करनी है। हिंदी में बताइएगा सर प्लीज। बाबू मैथ में सवाल नहीं बन रहे हैं तो कैसे कुछ ऐसा हार्डवर्क या सॉफ्टवर्क? बाबू हार्डवर्क सॉफ्टवर्क कुछ नहीं होता, रेगुलरिटी काम करती है और कुछ नहीं। सर प्लीज एक्सरसाइज करो। मतलब फ्री मेथड से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बाबू। कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कैसे सवाल दे दे। आप आंसर के बाद पोल मार्क क्यों करवाते हो? तो कब करवाएं? योर एक्सप्लेनेशन इज फैंटास्टिक, थैंक यू भाई। बेस फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला होता है। बेस फॉर्मूला पढ़ाए कहाँ भी तुमको? मैं तोतला हूँ, प्लीज कैन आई गो फॉर एनडीए और नॉट? बाबू मुश्किल है, अगर सच बताएं तो मुश्किल है। अगर सच बताएं तो अगर बहुत ज़्यादा ही वॉइस क्लियर नहीं है तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि फौज का अपना क्राइटेरिया होता है, वहां पे जा करके आपको बोलना है, कमांड करना है। तो मतलब सॉरी टू से कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है ना, तो आप बोलते कुछ हो, लोगों को सुनाई कुछ और देता है, तो कमांड में प्रॉब्लम आ सकती है ना उस चीज़ को लेकर के, है ना। तो दिस इज द रीज़न प्रॉब्लम हो सकती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसा मेरे से नहीं हो सकता बाबू, मैं झूठ नहीं बोल सकता कि अरे नहीं पढ़ो, हो सकती प्रॉब्लम। डायरेक्ट करेंगे। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। A second bag contains 2 red and 4 black ball. One bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn at random. Probability that the ball drawn is red. हम एक इवेंट बनाते हैं E रेड बॉल के लिए, रेड बॉल के लिए हमसे क्या मांगा गया है कि PE की वैल्यू क्या है, यही मांगा गया। अगेन डायरेक्ट करेंगे, नहीं लिखेंगे। सबसे पहले बैग A को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही बैग थे ना, तो बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। बैग ए में से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 रेड थे, 3 ब्लैक थे, टोटल 7 हुए, तो आप बोलेंगे 4/7 प्लस बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2 और बैग बी से अब रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आप क्लियर कट बोलेंगे भैया 2/6। ये तो बच्चों वाला सवाल है बच्चों वाला, थोड़ा सा रुक जाओ। 2 से 2 गया, 2 से 2 बार में ये गया, क्या आया? 2/7 प्लस 1/6। एलसीएम क्या हो गया? 42 के बराबर। 7 से 6 बार में तो 6 दूनी 12, 6 से 7 बार में तो दिस इज 7, 12 7 19, 19 अपॉन में 42, दिस विल बी द आंसर। 19 अपॉन में 42, 40 द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। होपफुली आपने किया होगा। टीपीटी के सवाल फिर से आपके पेपर में पूछे जा सकते। ओहो, कहा 13/42 कैसे कर दिया आप लोगों ने? 13/42 कैसे कर दिया? लेकिन ठीक है, इस बात की खुशी तो है कि 54% लोगों ने किया। देखो, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से आज, रिक्वेस्ट क्या, इट्स एन ऑर्डर, तुम लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना कि ना, ये आज वाला लेक्चर ना आप एक बार फिर से रिपीट देखेंगे। जितने बच्चों के ये सवाल गलत हुए हैं या जिनको टीपीटी और उसमें दिक्कत हो रही है, पर फिर से अब कंडीशनल से आगे के लेक्चर फिर से देखना स्टार्ट कीजिएगा, जब लेक्चर एंड हो जाए या बाद में, है ना, देखिएगा। और फिर जो सवाल करवा रहे हैं ना, उन सवालों को फिर से खुद लगाइएगा बिना देखे। और जब बिना देखे लगाइएगा तो आप इस तरीके से मतलब, सर ने 1/2 लिखा था, मैं भी 1/2 लिख देता हूं, सर ने 4/6 लिखा था, मैं भी 4/6 लिख देता हूं। ऐसा नहीं, जब आप 1/2 लिखेंगे तो आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि सर ने 1/2 क्यों लिखा था और मैं 1/2 क्यों लिख रहा हूं। अगर 4/6 सर ने लिखा था तो क्यों लिखा था, है ना। जिनको दिक्कत हो रही है अभी भी मैथ्स को करने में, तो मैंने कई बार आपको समझाया, सुनते नहीं हो, कि सबसे पहले आप अपने क्लास नोट्स को फिर से सॉल्व करिए बिना देखे। और बिना देखे जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो
बिल्कुल, मतलब कॉन्शियस होकर सॉल्व करें कि अगर मैं 1/2 लिख रहा हूं, यानी कि आप अगर 1/2 लिख रहे हैं तो 1/2 लिखा क्यों गया है। अगर 1/3 लिख रहे हैं तो 1/3 लिखा क्यों गया है। ऐसा नहीं है कि सर ने 1/2 लिख दिया था तो मैं भी 1/2 लिख देता हूं, 1/3 लिखा था तो मैं भी 1/3 लिख देता हूं। क्यों लिखा था सर ने। जब आप वो करते चलेंगे ना, और फिर आप जाकर के आगे जाकर के सवाल सॉल्व कीजिएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डीपीपी वगैरह वगैरह, मक्खन की तरह होगा। हजार चीजें बताता हूं बाबू, ये अगर मैं ऑफलाइन आप मेरे से पढ़ रहे होते तो ये सारी चीजें मैं मार मार के, डंडे मार मार के करा रहा होता, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों से ऑफलाइन वाला फील मिस हो, इसलिए मैं यहां पे ऑर्डर दे सकता हूं, ये एक्सपेक्ट करता हूं, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वो करें घर पे, ठीक है। On contains 2 white and 2 black balls, while urn B contains 3 white and 2 black balls. One ball is transferred from urn A to urn B. इसको मैं होमवर्क देता हूं, ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, कल करवाऊंगा ऑब्वियसली। इसको आप ट्राई कीजिएगा, इसको आप ट्राई कीजिएगा। अब बात करते हैं जरा बेस थ्योरम की। अब मेरे भाई जरा हम बात करते हैं बेस थ्योरम की। टीपीटी आपने पढ़ लिया है, टीपीटी अगर आपको समझ में आ गया तो आप बेस भी समझ जाएंगे। हाँ, भूख लगी है, भूख लगी है, कोई बात नहीं। चलिए हम बेस थ्योरम की बात करते हैं। कितनी देर तक चलेगी क्लास? 9:15 तक टाइमिंग है ना, तो 9:15 तक चलेगी। गौर फरमाइए। देखिए बेस थ्योरम को समझने के लिए हम फिर से आते हैं अपने इसी स्लाइड पे, टीपीटी वाले स्लाइड पे, क्योंकि बेस थ्योरम और टीपीटी इंटर रिलेटेड है। कंडीशनल, टीपीटी और बेस थ्योरम, ये तीनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। आपने कंडीशनल पढ़ा, कंडीशनल से निकल के टीपीटी आया, और टीपीटी से ही जुड़ा हुआ बेस थ्योरम हो जाएगा। अगर टीपीटी में ही कोई एक कंडीशन लग जाए, टीपीटी में ही कोई एक कंडीशन लग जाए, उसी को हम क्या बोल देते हैं? बेस थ्योरम बोल देते हैं। समझिए, जब हम बेस थ्योरम पे आते हैं, यही भी समझा देता हूं आपको, बेस थ्योरम। अभी तक अगर कभी भी कंफ्यूजन हुआ, बेस थ्योरम अगर समझ नहीं आया है, तो गौर फरमाइएगा, मेरी गारंटी है बेस थ्योरम भूलेंगे नहीं। बेस थ्योरम की अगर हम बात करें, आपने पी ए फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे बोल दिया जाए पी इवन आफ्टर ए क्या होगा, जरा बताइए। पी इवन आफ्टर ए क्या होगा, जरा बताइए, अगर ये सवाल आ जाए। अभी तक आप पी ए निकालते थे, अब एग्जामिनर बोल रहा है कि इवन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर ए हो चुका है। इवन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर ए हो चुका है। अब बोलो भैया ये तो बच्चों वाला सवाल है ना, ये देखने से कंडीशन लगा है, लेकिन यहां पे पीए निकालने के लिए आपको टीपीटी पे जाना पड़ेगा, इसलिए ये बेस थ्योरम हो जाता है। कंडीशनली है एक तरह का कि पी इवन आफ्टर ए है क्या, तब बोलेंगे भैया ये तो बहुत आसान है, दिस इज पी इवन इंटरसेक्शन, पी इवन इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट, अगर आपको यह समझ में आया तो। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा बेस थ्योरम की ओर ही वापस मुड़े, थोड़ा सा बेस थ्योरम की ओर ही वापस मुड़े, तो पी इवन इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी थी? पी इवन इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी थी सर? ये थी पी ए आफ्टर इवन इंटू पी इवन। हम वही करेंगे कि पी इवन इंटरसेक्शन ए इज नथिंग बट पी ए आफ्टर इवन इंटू पी इवन, करेक्ट। अच्छा, पी ए की वैल्यू कितनी थी सर? पी ए की वैल्यू ये लंबा वाला जो गया है इधर एन तक, यही तो है। तो इसके जगह पर डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में आप पी ए को इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि आप लिखेंगे पी ए आफ्टर इवन इंटू पी इवन प्लस पी ए आफ्टर ई टू इंटू पी ई टू, कहां तक? पी ए आफ्टर ई एन इंटू पी ई एन। ये हो गया बेस थ्योरम। इसमें बेस सवाल कराता हूं, चीजें क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी।
इससे बेस सवाल कराऊंगा, चीजें क्लियर है। अगेन जरूरी नहीं है। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सुंदर रखने के लिए इसको बीच में लिख देता हूं, फॉर्मूले को थोड़ा सही लगने के लिए इसको बीच में लिख देता हूं। उधर साइड में लिखा हुआ तो सही नहीं लग रहा था ना, इधर लिख देता हूं कि पी ए आफ्टर E1 इंटू पी E1। समझिए, जो बच्चे बोल रहे थे कि बैग ए लिख दे, बैग बी लिख दे, तब कैसे करेंगे? जैसे ये सवाल पढ़े, लिखा क्या है, सवाल पढ़िए पहले एक बार, पढ़ो जल्दी पढ़ो, पढ़ लिया। लिखा हुआ है कि बैग ए कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 7 रेड बॉल्स, ठीक है। बैग बी कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स, ठीक है। वन बैग इज सेलेक्टेड रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम द बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। सवाल समझ में आया? अभी तक हमने जस्ट जो पहला इससे पिछले वाला सवाल किया था, ये वाला सवाल अगर आपके जहन में है अभी भी थोड़ा थोड़ा, तो इसमें लास्ट लाइन क्या था? प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन टू बी रेड, बॉल ड्रॉन टू बी रेड। सवाल यहीं पे खत्म हो गया था कि एक रैंडम बैग हमने सेलेक्ट किया है और उस रैंडम बैग में हाथ डाला है और एक बॉल निकाला है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल लाल है? सवाल यहां पे खत्म हो गया था। तो ये क्या हो गया? टीपीटी हो गया। लेकिन अगर सवाल यहीं पे आगे बढ़ जाता कि आपने कोई रैंडम बैग सेलेक्ट किया है, आपने जो है कोई रैंडम बैग सेलेक्ट किया है, उसमें से एक बॉल निकाला है और वो बॉल जो निकला है वो रेड है, वो बॉल जो निकला है वो रेड है, आप ये बताइए कि वो बैग ए से निकाला गया था। आप ये बताइए कि वो बैग ए से निकाला गया था। अगर यहीं पे मैं बेस की तरह इस सवाल को मोड़ना चाहूं, अगर इसी को हम बेस थ्योरम में कन्वर्ट करना चाहें, तो लास्ट लाइन बस आपको बढ़ा देनी है, लास्ट लाइन बस आपको बढ़ा देनी यहां पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। ये हो गया बेस थ्योरम। सेम सवाल को हमने बेस में कन्वर्ट कर दिया। ये अगर आप समझ जाएंगे तो अगला वाला आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। आपने बॉल निकाला, वो रेड है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग ए से निकाला गया था। काम क्या हुआ है? रेड हो गया। मतलब सिंपल भाषा में आपसे बात करें तो एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है? पी ए आफ्टर ई बोल रहा है एग्जामिनर। क्या बोल रहा है? पी ए आफ्टर ई। पी ई आफ्टर ए आपने निकाला है, पी ए आफ्टर ई अगर आपको करना है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह क्लियर है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में क्या आएगा? समझाने के लिए आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि यहां पे सर आ जाएगा पी ई आफ्टर ए इंटू पी ए अपॉन में पी ई आफ्टर ए इंटू पी ए प्लस पी ई आफ्टर बी इंटू पी बी। फॉर्मूला यहां पे आपके समझने के लिए लिखा। बेस का फॉर्मूला यही होता था ना, बेस का फॉर्मूला यही तो होता था कि पी ई1 आफ्टर ए इज नथिंग बट ए आफ्टर ई1 पी ई1। इसको उल्टा करके लिख दिया गया है, ए आफ्टर ई1 इंटू पी ई1, और नीचे में वैसे जितने पॉसिबल केसेस है सबको ऐड कर दिया है। तो बस यहां पे हमने भी वही काम किया। कहां गया भाई? जेरा। यहां पे हमने भी वही काम किया कि ए आफ्टर ही, इसको उल्टा करके लिख दिया, ई आफ्टर ए इंटू पी ए नहीं है इंटू पी ए, पी ई आफ्टर ए इंटू पी ए, पी ई आफ्टर बी इंटू पी बी। सारे पॉसिबल केसेस लिख दिए। लिखिए जरा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई आफ्टर ए इंटू पी ए, यानी कि 1/2 इंटू 4/7, 1/2 इंटू 4/7 अपॉन में 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 इंटू 2/6, 1/2 इंटू 2/6। नीचे वाले की वैल्यू कितनी आई थी? 19/42 आई थी। इसी को तो हमने डिनोमिनेटर में लिखा, 19/42 आई थी। हमने डिनोमिनेटर में कर दिया 19/42। ये कितना होगा? 2 से 2 बार में जाएगा तो दिस इज 2/7। 7 से ये 6 बार में गया, ये ऊपर चला गया। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 12/19। यही सवाल से बेस थ्योरम बनकर निकल गया। सेम क्वेश्चन को हमने बेस में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है, तो इस तरीके से बेस और टीपीटी में जो माइन्यूट सा अंतर है वो आप पकड़ सकते हैं। जहां पे सवाल केवल यहीं पे खत्म हो जाता है कि इसके बाद की प्रोबेबिलिटी है कि बॉल रेड है, तो वो टीपीटी हो गया। जहां पे सवाल ये आ जाए कि बॉल रैंडम बैग से निकाला गया, वो रेड है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग ए से निकाला गया, तो वो क्या हो गया मेरे भाई, दैट इज बेस थ्योरम। ये हो गया बेस थ्योरम। अब ये सवाल एज इट इज उसी पे बेस्ड है, पोल तो नहीं दिया था ना कोई, ये सवाल एज इट इज उसी पे बेस्ड है, तो आप इसको घर से ट्राई करके आएंगे, आप इस सवाल को घर से ट्राई करके आएंगे। फिर से अगर कंफ्यूजन हो गया कैसे करना है, तो एक बार लेक्चर के उस पॉइंट पे जाकर के देख लीजिएगा जब हमने टीपीटी को बेस में कन्वर्ट किया, टीपीटी को बेस में कन्वर्ट किया, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आएगा भी नहीं तुम्हें। एक बार वोट कर ले कितनों को बेस समझ में आ गया, एक बार वोट कर ले 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड में जरा बता दीजिए कितनों को बेस क्लियर हो गया, जल्दी से डू इट फास्ट। पहले ही तुम लोग आंसर बोल दिया क्या, सी इक्वल्स टू 1/3। अभी आंसर नहीं बोलना बाबू, होमवर्क दिया है तो होमवर्क की इज्जत तो करो भाई। ये वही बच्चे हैं जो टीचर अगर होमवर्क दे तो क्लास में करके बैठ जाते थे अगले दिन। मैं अगर कहूं हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम, गुड इनफ। 86% को क्लियर है, तो रिपीट देख लेंगे बाकी लोग, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा तो ऑब्वियसली उतना टाइम लग जाएगा फिर से, ठीक है। चलिए, ये दोनों सवाल आप घर से ट्राई करके लाएंगे। ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है, और ये एज इट इज जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उस पर बेस्ड है। कल हम यहां से स्टार्ट करने के रैंडम वेरिएबल, बर्नौली स्टाइल, ये सारी चीजें हम कल करेंगे, ठीक है। और देयर आर सो मेनी क्वेश्चन टू डिस्कस, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे। देयर आर सो मेनी आरआर मेथड्स एंड ऑल, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। 1/3 इज द आंसर, बहुत मारेंगे। 1/3 इज द आंसर, सवाल ही बदल देंगे कल। THANKYOU। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 आवर। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फिर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।